फाइटर था वो, फ्रांस का रफाल, स्वीडन का साब ग्रिफिन इत्यादि इत्यादि, MiG-35 दुनिया के सबसे टॉप फाइटर थे। उस वक्त हमारी एयरफोर्स ने सीधे साधे ट्रायल किया और जो उनको सही लगा उन्होंने सीधी गिनती करके सरकार को दे दिया। साहब हमने ट्रायल किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, नंबर 5। ये जहाज जो इतना अच्छा माना जाता है अमेरिका का है, लेकिन लद्दाख में इसका इंजन चालू नहीं हुआ। पतली हवा है, इतनी पतली हवा और कहीं नहीं है, हमें मालूम है ना। तो वो साहब चला ही नहीं। तो फिर आप बोलोगे साहब अब जबरदस्ती खरीदना है, तो ये डील गई थी फ्रांस को। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ कटु सत्य बताने वाला हूँ। ये डील गई थी फ्रांस को साहब। चिढ़ मच गई अमेरिका को कि हमारा F-16 जहाज क्यों नहीं दिया। कैसे ये कालुओं ने ब्राउन एस, आपको और मेरे को ब्राउन एस बोला जाता है, ये अश्वेत लोगों ने कैसे हमारा जहाज नहीं दिया। रोवर साहब उस वक्त अमेरिका के एम्बेसडर थे, वो सीधे सीधे घर चले गए वापस। 6-6.5 महीने तक, 6.5 महीने से थोड़ा ज्यादा, जो CIA के स्टेशन चीफ थे दिल्ली में, he officiated as the American ambassador। ध्यान से सुनिए, he officiated as the American ambassador। और उस समय में अन्ना हजारे की एजिटेशन हुई, बवाल मच गया, रोज आए दिन नारे चलते थे। फिर वो कांड हुआ अपना दूसरा बेचारी निर्भया का, वहां बवाल मचा। सब इधर हिंदुस्तान की तो ऐसी की तैसी कर दी गई। कुछ दिन पहले ये F-16 जहाज बड़ा बढ़िया जहाज है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा F-16 पे चले जाइए। कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने पहली बारी आवाज उठाई, किसी भारतीय सरकार ने, और अमेरिका को बोला आपने पाकिस्तान को F-16 C और D फाइटर क्यों दिए? क्या आप जानते हैं ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर है? कल अमेरिका तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है, आपके ऊपर अगला टेररिस्ट हमला होता है और आपकी हवाई जो सेना है टेररिस्ट ठिकानों की जाके बैंड बजाती है, तो जवाब में अगर अमेरिका की तरफ से दिए हुए जो फाइटर है पाकिस्तान के पास, वो हमारी दिल्ली की आसमान के ऊपर आते हैं, तो हम किसको थैंक यू का नोट देंगे? गुलदस्ते किसको देंगे हम? अगर F-16C और D दोनों न्यूक्लियर केपेबल जहाज हैं, आप जानते हैं, न्यूक्लियर केपेबल फाइटर, यही देना रह गया था। आप कह रहे हैं आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अरे साहब, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए चीन से लड़ें। जॉइंट पेट्रोलिंग होनी चाहिए साउथ चाइना सी में भारतीय और इंडियन नेवी की, और हथियार आप दे रहे हैं किसको? पाकिस्तान को। अब इतने सालों से आप दिए आ रहे थे, हम लोग चुप्पी साध के बैठ गई। हमारी पिछली सरकार तो मौन व्रत धारण करके बैठ गई। और जब आपको किसी ने बोला कि साहब कुछ हद होती है, अगर आपके जैसे दोस्त हैं तो दुश्मनों की किसे जरूरत है? आप चाहते हैं हम चीन से लड़े आपके लिए, और जब हम लड़ेंगे हमें यह भी पता है आप बिल्कुल पीछे कहीं आसपास दिखाई नहीं देंगे। उस वक्त हमें मालूम नहीं है क्या हम भुगत नहीं चुके 1962 में क्या हुआ? बड़े लाने लपे लगाए, ये है वो है। क्या दिया आपने? इन्होंने हमको बाय द वे क्या दिया? स्मॉल जो थी हमारी ये FN राइफल, वो हमको मिली, कुछ LMG मिल गई, कुछ कार्बाइन मिल गई। वो केवल माउंटेन डिवीजन के लिए तोपे मांगी, नहीं साहब नहीं दे सकते। F-104 स्टार फाइटर जो कि पाकिस्तान के पास था वो मांगा, नहीं साहब नहीं दे सकते, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे सरसा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, पाकिस्तान के लिए ठीक, वो पढ़े लिखे हमसे ज्यादा है ना, इसीलिए तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके लिए F-5 काफी है साहब, ये फटीचर जहाज है ना, आपके लोगों को शोभा देगा। तो हमारी एयरफोर्स ने बोली साहब अपनी तस्लीम का टोकरा अपने मुंह में रखो, हमें नहीं चाहिए। आप नहीं दोगे, बहुत और देने वाले। रूस से हमने तब MiG-21 जहाज लिया था 1960 की दशक में, 63 में आया था, याद रखिए। और उस वक्त फिर हमने कहा साहब इनके तो ऐसे जब दोस्तों की क्या, और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया कि साहब आप कुछ भी करें, आप कश्मीर पाकिस्तान को दें, फिर आपको अगली कुछ चीज देने के बारे में सोचिए। एवरी टाइम
चीन से के साथ कुछ पंगा होता है, हमारी दुम मरोड़ी जाती है, ऐसे करके दुम जैसे किसी की मरोड़ते हैं ना, कुत्ते की दुम मरोड़ी जाती है, कश्मीर दे दे पहले। अबे तेरे बाप का राज है क्या? फॉरवर्ड कई लोग हमारे जो दोस्त बनते हैं उनसे ज्यादा किसने हमसे दुश्मनी नहीं निभाई, ज्यादा दुश्मनी नहीं निभाई। ये लड़े अफगानिस्तान में, ठीक है साहब। जाते जाते इन्होंने बड़ी पैरवी खुशामदी करी पाकिस्तान की फौज की कि अब हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले हैं, हमको क्लीन ब्रेक देना। ये देखना साहब हमारी ये ना हो कि हम हेलीकॉप्टर से लटक के जा रहे हो, हम पे गोलियां चल रही हैं, जैसे वियतनाम में हुआ था, याद है किस तरह साइगोन से भागे थे ये लोग, पकड़ पकड़ के लटक लटक के हेलीकॉप्टर के नीचे जो स्किड बोर्ड होता है। तो ये साहब जो कयानी साहब थे, परवेज कयानी, बड़ी छटी हुई बदमाश चीज, ये पाकिस्तान का पिछला कमांडर, इसने पैसे सारे खा लिए, 21 अरब डॉलर खा गया, डिगार नहीं दिया, और 7 साल ओसामा बिन लादेन को पाला, 7 साल ओसामा बिन लादेन को पाला, अपने देश में पाला सर। और अबादाबाद की मिलिट्री कंटोनमेंट में 800 गज, अगर नाम किए ना टेप देके फीता, जो उनकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, जैसे हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है बेटा, उस तरह उनकी मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर आप एक 2 मंजिला मकान बनाते हैं, 3 मंजिला मकान बनाते हैं, उसके चारों तरफ 15 फुट की दीवार खड़ी करते हैं और वहां ओसामा बिन लादेन को रखते हैं, दुनिया को झांका देते हैं। वो तो साहब उसका डायलिसिस हो रहा है किसी गुफा में अफगानिस्तान के अंदर, डायलिसिस हो रहा है, मेरा सिर स्वाह हो रहा है। वो आराम से बैठ के 3 बीवियों के साथ वहां मस्ती मार रहा था पाकिस्तान, और अमेरिकन ने फिर उनको 21 अरब डॉलर दिए। अभी इनसे बड़े अब यार उदार व्यक्ति के इंसान दूसरे नहीं दिए, 21 अरब डॉलर दे दिए, सब कुछ दे दिया, और ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा। तो जब पता चला उन्होंने कहा इनको मत बताना, ये तो वो भागा देंगे उसको, गायब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से पता चला, उन्होंने जाके खुद मार डाला। और मारने के लिए पाकिस्तान के कई सीनियर कमांडरों को कि चुप रहना, चुप, बहुत अच्छे सारे पैसे दिए। बिकाऊ है साउथ एशिया, बिकाऊ है। आपको हैरत होगी, अमीरात के पहले से यह मामला शुरू है, जयचंद तक चला आया, मीर जाफर, और उसके बाद कितने कितने कुत्ते यहां भरे हैं। ये हद है, ये हद है। तो साहब इन्होंने पैसे खिलाए, उसने चुप रखा और ये ऑपरेशन हो गया। जूते पड़े ऑलमोस्ट परवेज कयानी को। परवेज कयानी के बाद आया जनरल राहील शरीफ। ये बड़ी चलती पुरजा चीज है, इसके बेटे शेटे सब अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर फौजी होते हैं, उनके बच्चे सब अमेरिका में पढ़ते हैं और वहां पे वो दो बैठते हैं। उन्होंने ये राहील शरीफ साहब को अच्छी तरह से पकड़ा और बोला भैया तुम चुपचाप ऑपरेशन कराओगे फाटा में। इन्होंने फाटा में ऑपरेशन किया और अमेरिकन को निकलने का मौका मिल गया। अब ये इतने कृतज्ञता से इनके आंसू बहे, रुक नहीं रहे कि राहील शरीफ से अच्छा कोई दूसरा शरीफ है ही नहीं। तो इन्होंने साहब उठा के, अब राहील शरीफ ने जाते जाते बोला कि साहब हमने इतना आपकी मदद करी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान हमारी मलकियत हो, इंडिया वहां नहीं आएगा। और हमें बोला गया, अमेरिकन ने बोला आप तशरीफ का टोकरा अफगानिस्तान से लीजिए और जरा जाइए, आप अफगानिस्तान की फौज को हथियार नहीं देंगे। कुछ चीजें समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। आप हथियार नहीं देंगे। अफगानिस्तान की फौज कितनी बड़ी होगी, क्या हथियार लिए जाएंगे, वो ट्रेनिंग कहां से लेगी, ये राहील शरीफ साहब डिसाइड करें। और जब पेशावर के स्कूल पे अटैक हुआ तो राहील शरीफ साहब हेलीकॉप्टर लेके काबुल पहुंच गए। मेरे को चाहिए, मेरे को हॉट परस्यूट ऑपरेशन चाहिए। अब जरा हमको भी दे दो ना यार, तरह एक हॉट परस्यूट ऑपरेशन। हमारे भी तो गुनाहगार हो तुम, तुम्हारे यहाँ बैठे सारे के सारे बना। तो तब आके अब हमारी सरकार ने कहा यार ये दोस्ती काफी देख ली, उन लोगों ने अब वापस दे स्टार्टेड गिविंग इट बैक। आपको पता है कि मोदी जी गए थे अफगानिस्तान और वहां पे 4 अटैक हेलीकॉप्टर दे के आए अफगानिस्तान को। याद है? उसके बाद क्या हुआ था, जरा कहानी सुनिए बड़े ध्यान से। उसके बाद क्या हुआ, पठानकोट में हमला हुआ,
अरे पठानकोट पे हमला क्यों? क्या आप जानते हैं 1965 के युद्ध में कौन सा पहला एयरबेस हिट हुआ था? पठानकोट। 1971 की लड़ाई में कौन सा पहला एयरबेस हिट हुआ था? पठानकोट। पहला। ये बड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एयरबेस है। और अब मैं आपको सबसे राज की बात बताऊं, वहां पे अफगानिस्तान के पायलट जो कि जिनको ये B-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग मिल रही थी, वो पठानकोट में। तो पाकिस्तानी हमारे पठानकोट एयरबेस में आके अफगान पायलट्स को मारना चाहते थे, ये बताने के लिए, ए अफगानिस्तान वालों, तुम समझते हो तुमको हिंदुस्तान बचाएगा? तुम जहां जाओ जरा हिंदुस्तान में, हम तुम्हें वहां मार गिराएंगे, हमारे बाप की सल्तनत है। ये मेरे बाप की सल्तनत है, मैं जहां जाऊं मैं जाके हिंदुस्तानी शिकार कर सकता हूं ना। शिकारी लोग हैं हम, कभी कभी इंसान का शिकार करने का उंगली खुजलती है, तो हम जाके कभी मुंबई में मार डालते हैं, कभी दिल्ली में मार डालते हैं, कभी ये। अबे यार देखो, अगर हमारे जैसों का बस चलता तुम्हारे दांत बाहर होते सारे। बहुत कष्ट होता। और अफगानिस्तान का सिग्नल, नंबर 1 सिग्नल, पठानकोट पे हमला। अफगानिस्तान के जो पायलट्स थे उनको मारने की कोशिश। ये दूसरी बात है कि हमारे फौजियों ने इनके दांत खटास करके वो वही के वही डाल दिए। ठीक है, सारे के सारी शहादत कबूल कर गए। और अच्छा है, जितने और भेजने हैं शहादत के लिए भेजी। यू वांट टू कमिट सुसाइड, वी विल हेल्प यू कमिट सुसाइड। हम मदद करेंगे आपको जल्द से जल्द सुसाइड करने में। और मेरे जैसा कमांडर हो तो आप जल के मरें, मैं ऐसे नहीं मारूंगा। आई विल नॉट लेट यू डाई ऑफ बुलेट्स। दूसरा हमला हुआ मज़ार शरीफ में। यू गेट द अफगान कनेक्शन। दूसरा हमला किया मज़ार शरीफ में, मतलब तमाशा बना के रखा हुआ है। क्वाइट ऑब्वियसली हमारी सरकार ने भी तंग आके बोला, यार तुमसे हमने सारी कोशिश कर ली कि यार एक गांव दे दो, 5 गांव तो मांग रहे थे महाभारत में, एक गांव दे दो। क्योंकि श्री कृष्ण कह गए कि इसके पहले युद्ध हो, पूरी प्रयास जो है शांति की होनी चाहिए। क्योंकि युद्ध के देवता उतावलापन नहीं चाहते, बहुत नुकसान होता है युद्ध में, बहुत विधवाएं होती हैं, अनाथ होते हैं बच्चे। तो युद्ध के लिए उतावला नहीं होना चाहिए, आखिरी रिसॉर्ट होना चाहिए। लेकिन जब आखिरी समय आ जाए तो बिजली कड़कड़ा के पड़नी चाहिए। जब बिजली कड़कड़ा के गिरती है ना, वैसा पड़ना चाहिए। अब साहब ये जो है, हमको अमेरिकन बड़ी देर से हमारी दुम फिर मरोड़ रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को कश्मीर दे दो, पाकिस्तान को कश्मीर दे दो। और हमारे देश में कुछ ऐसे बिके हुए कुत्ते हैं, स्पीच बिल्कुल फ्री। हमारे देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि कश्मीर को दे दो यार, ये बवाल खत्म कराओ यार। दिल्ली में तो लोग कह रहे कश्मीर जाने दो, कलकत्ता के लोग कह रहे कश्मीर जाने दो, कश्मीर के लोग थोड़ी ना बोल रहे, तुम्हारे दिल्ली के बच्चे बोल रहे यार, परेशान है वो। बहुत दुख हो रहा है जेएनयू के छात्रों को, मेरे जैसे सिपाहियों के बारे में, इस जैसे सिपाही के बारे में, कि साहब वो मर रहे हैं कश्मीर में। अबे मर रहा है हम, तेरा बाप नहीं मर रहा। हमें फिक्र नहीं है, तेरा क्या पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। देखिए साहब, बेटा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के खिलाफ एक साजिश चल रही है। आप राजीव मल्होत्रा साहब की किताब पढ़िए, ब्रेकिंग इंडिया, भारत को तोड़ने की साजिश, एफ्रो दलित, ये स्टडीज की जा रही है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के। और कुछ 3-4 दिन पहले अमेरिका के जो राजदूत साहब हैं, रिचर्ड वर्मा साहब, उनके जीन्स भारतीय है मैं मानता हूं, लेकिन उनका पासपोर्ट अमेरिकी। उनके जीन्स भले ही भारतीय हो, उनका पासपोर्ट अमेरिकी। तो कायदे से उनको कोई उनको हक नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों में वो डिबेट में हिस्सा ले, या डिबेट में साइड ले। हिस्सा तो दूसरी बात है, वो साइड ले। उन्होंने कहा मैं हूं साहब फ्री स्पीच की साइड।
रिचर्ड वर्मा साहब, मैं नाचीज हूँ, मैं फौजी हूँ, बहुत लो रैंक रहती फौज में, तो मैं नाचीज हूँ, लेकिन मैं आपसे चंद एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं पूरे जन समुदाय से यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे अमेरिका में, आप कहते हैं अमेरिका में बहुत फ्री स्पीच है, वो बड़ी भारी डेमोक्रेसी है, आप तो साहब फालतू की डेमोक्रेसी है, आपकी तो फ्री स्पीच ही नहीं, कोई आपके देश को तोड़ने की बातें ही नहीं कर सकता, क्या बात है साहब? आप प्लीज मुझे बताइए, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिसमें ओसामा बिन लादेन की समर्थन में नारे लगे, बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में, वहां फ्री स्पीच नहीं है? एक सभा ओसामा बिन लादेन के लिए, उसकी याद में आंसू बहाने के लिए झरझर आंसू बहे नहीं रुकते साहब। एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका, प्रेस कभी भी इंडियन एम्बेसडर को पूछने नहीं जाती कि आपका क्या ओपिनियन है। हमारी प्रेस पाकिस्तान के एम्बेसडर के पास पहुंच जाती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों जाते हैं हमारे प्रेस वाले? क्योंकि साहब हमें गोरी चमड़ी की हस्ताक्षर करते हैं आदत है। और पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा कहा मेरी बिटिया, पाकिस्तान जो है आज एक नई ताकत के रूप में उभर के आ रहा है। वो अफगानिस्तान को लात लगा के रखेगा और भारत जैसी छोटी मोटी फालतू देश को लात लगा के रखेगा। हमको जाके पूछना पड़ेगा हम इसको वोट दे साहब या उसको वोट दे। ये तो हाल है। क्यों आपके दिग्गज नेता पाकिस्तान जा रहे हैं? नहीं, पार्टियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ज्यादा, तो ज्यादा ही फ्री स्पीच हो जाएगी। देखिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बहुत फ्री स्पीच मानी जाती है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। एक यूनिवर्सिटी जिसमें ओसामा बिन लादेन के सपोर्ट में कोई सभा हुई हो, वो द चैप अता मोहम्मद, द 9/11 बॉम्बर अता मोहम्मद, उसके लिए कहीं मोमबत्ती जली हो। एक यूनिवर्सिटी, बता दीजिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। वहां कोई कोर्ट गई थी, वो हेलीकॉप्टर जो उतरे थे बैटाबाद में, वो क्या जज को लेके उतरे थे? अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं तो और क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? बड़ी है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक यूनिवर्सिटी में आपने सुना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? अरे यार, हमने तो 15 साल उसकी चलती रही उसकी क्या कहते हैं ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट जहां जाना चाहिए गया, और फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनवा दी, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट को गाली देने का पूरा हक है, राष्ट्रपति को गाली देने का पूरा हक है, वो भी जेएनयू के अंदर। क्यों साहब, ये जो जेएनयू की जो सरजमी है, क्या ये भारत की सरजमी नहीं? जो हमारी यूनिवर्सिटीज की सरजमी है, वहां इंडियन सॉवरेनिटी नहीं, वहां भारतीय लॉज नहीं चलते, भारत की हुकूमत नहीं, कि जो आए आपको भारत के तोड़ने के नारे लगाने हो, आप सीधा जेएनयू में आ जाइए, आप सीधा जादवपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए, जो मर्जी कश्मीर ले जाओ बिकाऊ है, ये मणिपुर ले जाओ फॉर सेल, नागालैंड ले जाओ फॉर सेल, कल बोले साहब कर्नाटका वो भी चाहिए फॉर सेल। यार हम तंग आ चुके हैं इस, आप चाहते हो कि हम देश की बात तोड़ने की करेंगे और खुल के करेंगे, यानी धड़ल्ले से करेंगे, और तुमने कुछ बोला तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे कि साहब ये बख्शी साहब तो लंपेन ये गली के गुंडे हैं साहब बख्शी साहब, ये दादा के देश प्रेम की बात करते हैं। हाय हाय हाय, क्या तमाशा क्या हो रहा है साहब? आप प्लीज मुझे बताइए ये तमाशा क्या हो रहा है? मुझे डिबेट चल रही थी साहब टाइम्स नाउ पे, बोले साहब कि वो आदेश हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी में भारतीय झंडा फहराए। मेरे तो होश आवाज उड़ गए सुन के, अभी तक फहरा नहीं रहे थे। 68 साल हो गए यार, 68 साल हो गए जाने की, क्या अभी किसी को याद नहीं आया कि अंग्रेज चले गए? वो बोले रिप वैन विक्टर एक दिन दारू पी के उठे, बोला ओहो आजादी हो गई। उठे साहब, अंग्रेज तो चले गए यार।
अरे साहब 68 साल बीत गए, इतनी लंबी नींद नहीं ले सकते आप चादर तान के। कोई भी अगर है तो आपको अस्पताल जाना हो। और मैं कहता हूं कि हमारे देश में झंडा आप फहराने की मांग